Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Let's talk about the newspaper discussion that we have for the month of March, जो कि बहुत ही ज़्यादा important articles से regarding from Assam Tribune. That is what we have extracted in this news article. So let's start. दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल है बारिथे धर्म के बारे में. नाउ क्यों न्यूज़ में था, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं आसाम ट्रिब्यून में, क्योंकि अराउंड 35 क्रिश्चियन कार्बी फैमिलीज़ को रिटर्न किया गया उनके ट्रेडिशनल रिलीजन जिसका नाम है बारिथे धर्म के बारे में. सो अब ये जो कन्वर्जन फिर से किया तो इसके लिए ड्यू रिचुअल्स को परफॉर्म किया गया था जिससे उनका ओरिजिनल फेथ में दैट इज़ बारिथे धर्म में कन्वर्जन हो सका. इसके थ्रू अब ये ड्यू रिचुअल में क्या क्या आता है, देखो, ऑफरिंग्स प्रोवाइड किया जाता है टू कार्बी डिटीज़ जिनका नाम है हेम्पू, मुकरांग और रसिंजा, और इससे कहीं ना कहीं सिंबलाइज किया जाता है रिकनेक्शन विद देयर एंसेस्ट्रल बिलीव्स, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स जो है ना, इनके एंसेस्टर्स भी इन्हीं कार्बी डेटीज़ को पूजा करते थे. दैट इज़ हेम्फू, मुकरांग एंड रसिंजा. ठीक है. नाउ इस स्पिरिचुअल राइट्स को परफॉर्म करने के बाद उन लोगों को कार्बी टर्बन से भी नवाजा गया. राइट. व्हाट इज दिस टर्बन ऑल अबाउट? दिस इज द टर्बन दैट दिस पर्सन इज वेयरिंग. राइट. सो दैट इज व्हाई वी शुड नो अबाउट दिस थिंग. नेक्स्ट, गुवाहाटी इज़ द सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी. देखो, रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था दैट गुवाहाटी जो है ये सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया. एक्चुअली एक न्यूज़ रिपोर्ट आया था IQ एयर, जो कि एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है. राइट. और वैसे इनका डेटा अगर देखोगे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड डेटा है. एंड आसाम को बोला गया था, आसाम जो है विच इज़ अनडाउटेडली नोन एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसको वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया था फॉर द लास्ट ईयर 2023. बट लेट मी टेल यू दैट बाद में इसके अगेंस्ट में आसाम के गवर्नमेंट ने भी क्लियरली बोला है दैट ये डेटाज जो है ये बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाली डेटास है. राइट. तो गुवाहाटी में अगर एवरेज एनुअल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन देख लीजिएगा, वो कितना है, वो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइन दिया हुआ है ना, जितना होना चाहिए उससे भी 21 टाइम्स ज़्यादा है. और न्यूमेरिकल टर्म्स में ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन जो है वो है 105.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. सो कैन यू इमेजिन दिस, 21 टाइम्स, है ना. इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा डिफरेंट अदर सिटीज़ को अगर कंपेयर कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी से, तो आप देख लीजिएगा बड़े बड़े सिटीज़ कौन है, सिलचर, ऐजवाल, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, है ना. यहाँ पर देख लीजिएगा एवरेज अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन देख लीजिएगा, सिलचर में है 10.1. दैट इज़ पूरे नॉर्थ ईस्ट का अगर मेजर सिटीज़ में सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी है वो है सिलचर. राइट. इट अकाउंट्स फॉर ओनली 10.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन. बट वहीं पर अगर ऐजवाल देख लीजिएगा इसका 11.3 है, कोहिमा का 33.9 है, इम्फाल का 40.4 है और अगरतला का 77.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. कंट्री वाइज अगर बात करें तो यस, इंडिया जो है थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया में. किसके बाद? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद. तो देखिए, बांग्लादेश जो है उसका रैंक 1 है, पाकिस्तान का रैंक 2 है, इंडिया का रैंक 3 है, ताजिकिस्तान का रैंक 4 है, बुर्किना फासो का रैंक 5 है. राइट. और दुनिया की जो क्लीनेस्ट रीजन्स अगर बोला जाए कंट्रीज़, तो उसमें सबसे पहला आता है फ्रेंच पॉलिनेशिया, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन बहुत ही सिर्फ जो क्या गुवाहाटी में 101 पॉइंट सब कुछ था वो यहाँ पर सिर्फ 3.2 है. सो कैन यू इमेजिन दिस. उसके बाद है मॉरिशस, मात्र 3.5, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, बर्मुडा, न्यूजीलैंड. तो दीज आर द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ द होल वर्ल्ड. ठीक है. 3 इंडियन सिटीज़ जिन्होंने वर्ल्ड के मतलब मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आए हैं, उसमें कौन कौन से आता है? बिहार का बेगूसराय, है ना, ये हमारे देश का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, जहाँ पे एनुअल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन अगर देख लीजिएगा यहाँ पे 108.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. वहीं पर ये गुवाहाटी में अगर देख लीजिएगा 102.1 है और दिल्ली में 92.7 है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर प्रॉपरली, कीप इन माइंड. राइट. नेक्स्ट उन्नति
2024, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है, लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट। हर रोज़ ऑलमोस्ट अगर आप बिजनेस वाला पेज खोल लीजिएगा ना, ये इसके बारे में आपको आर्टिकल्स दिख ही जाएंगे। नाउ उन्नति है क्या? एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस स्कीम को, उन्नति स्कीम, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, दैट इज उन्नति स्कीम। और इसका मेन एम है दैट कैसे फॉस्टर किया जा सके इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जी हाँ, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उन्नति का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप किया जा सके इंडस्ट्रीज और जनरेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और साथ ही साथ फोकस किया जा सके ऑन अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, जिससे नर्चर किया जा सके एग्जिस्टिंग वन, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज रह रहे हैं उनको तो नर्चर किया ही जाना है, बट साथ ही साथ प्रोमोट करना है इस पूरे रीजन में नए नए इंडस्ट्री टाइप्स को, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस वाले जो एंटरप्रेन्योर्स वो रहता है, उनको भी हमको कहीं ना कहीं प्रोमोट करना है अंडर दिस उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर मतलब आपका नॉर्थ, पूर्व मतलब ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट है ना, तो उत्तर पूर्व, इसलिए उन्नति। इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, ये सब थोड़े थोड़े फैंसी नाम लाए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर होता तो NENATI, नीनीटी, अजीब टाइप का नाम हो रहा है ना, बट UN उसको इंक्लूड कर दिया, राइट, जिससे उत्तर पूर्व, तो थोड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। एनीवेज, तो इसका एम तो आपको पता चल गया दैट हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज़ में भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के इसको प्रमोट करना है, जिससे इन्वायरमेंटली हार्मफुल सेक्टर जैसे सीमेंट ले लो या फिर प्लास्टिक ले लो, इसके भी मतलब ग्रोथ को थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना है, राइट। नाउ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, अगर ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो क्या एलिजिबल है इस उन्नति स्कीम के अंडर, वो अपने प्रोडक्शंस को या फिर ऑपरेशंस को विद इन 4 साल स्टार्ट कर सकते हैं जब से उनको रजिस्ट्रेशन मिले, राइट। और इसके लिए कुछ कुछ जोन्स भी इनको ने क्लासिफाई किए हैं, राइट, जिसमें आता है जोन ए जो क्या इंडस्ट्रियली एडवांस जोन होता है, और एक आता है जोन बी जो क्या इंडस्ट्रियली बैकवर्ड जोन होता है, और इन जोन्स को इंसेंटिवाइजेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स, ना ये जो स्कीम है ये ऑफर करता है वेरियस इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स, जिससे सेटअप किया जा सके न्यू यूनिट्स या फिर एक्सपैंड किया जा सके एग्जिस्टिंग वंस को बेस्ड ऑन द GST का एप्लीकेबिलिटी, जैसे कैपिटल इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव नए यूनिट्स के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ों को बेसिकली इंसेंटिवाइज करने की प्रेरणा ली गई है अंडर दिस उन्नति स्कीम। डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल स्कीम्स की अगर मैं बात करूं जो क्या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ स्कीम्स है, जैसे PM डिवाइन, ये तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। PM डिवाइन स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अच्छा, और भी दोस्तों एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये उन्नति स्कीम के बारे में ही बात किया ना, तो आपको कल को मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट बताओ भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आप देखोगे उन्नति स्कीम तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, अरे भाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही तो आसाम आता है यार, इतना तो दिमाग लगाओ, ठीक है। और इस चीज़ों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिकली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं उन्नति स्कीम क्या है, वो क्यों आया था न्यूज़, वो तो डिस्कस किया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कैसे कैसे डोनेशन आती है वैसे वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बट साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा आपके लिए मटेरियल जिससे लाया जा सके, जिससे क्या डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल स्कीम्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जहां पर पहला आता है PM डिवाइन, ये पिछले साल ही इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ था। PM डिवाइन दैट इज इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन बजट 2022-23 में, और इसका एम क्या है, इसका एम है दैट कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फंड किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। वैसे ही है दूसरा स्कीम दैट इज एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट पोर्टल, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एक वेब बेस्ड इनिशिएटिव है जिसको डेवलप किया गया था बाई NEC और किसके थ्रू, यस, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। ये प्रोवाइड करती है मच नीडेड नॉलेज एंड गाइडेंस फॉर द यूथ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रल फंडिंग रिसीव किया जाता है एज अ रिन्यूड अप्रूव्ड आउटले ऑफ इतना। अब इतना आपको कितना पैसा का आउटले दिया जा रहा है दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट यस यू शुड नो अबाउट दिस स्कीम, राइट। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न को प्रायोरिटी एरिया में रखने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, दैट इज उड़ान। उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। वैसे तो न्यूज़ में था दैट उड़ान जो है वो असम में कहीं ना कहीं फेलियर है, बट स्टिल दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो दैट यस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स तो है ना, आपके लिए पॉइंट्स तो मिल जाएंगे ना आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एनीवेज मूविंग ऑन। बहुत समय हम लोग टी इंडस्ट्री के रिलेटेड आर्टिकल्स देखते हैं। असम ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया था जिसमें टी इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस और इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई थी। नाउ सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे मेजर चैलेंजेस जो क्या फेस किए जा रहे हैं टी इंडस्ट्री के थ्रू। देखो सबसे मेजर जो चैलेंज है ना वो है सर्जिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। एक तो अगर देख लोगे टी का प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़े जा रहा है, बट वहीं पर प्राइसेस जो मार्केट में मिल रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट ही है। मतलब आपको पहले कितने लग रहे थे, 100 रुपये प्रोडक्शन के लग रहे थे, बट अभी आपको कितने लग रहे हैं, 200 रुपये। बट पहले भी आपको कितना रुपए कमाई हो रहा था, 1000 रुपये। अभी भी यहाँ पर भी आपको 1000 रुपये ही कमाई हो रहा है, तो आपका तो लिटरली लॉस ही ना हो रहा है यार, ठीक है। तो वही बोला गया दैट प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ रहा है, बट वहीं पर प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट है, जिसके कारण इसका ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा हिंडर हो चुका है, राइट। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कहा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण यील्ड इम्पैक्ट हो रहा है, यील्ड डिक्रीज हो रहा है ना। मोर और लेस ये भी देखना जा रहा है, तो पेस्ट का जो रिलायंस है ना वो भी पेस्ट के ऊपर रिलायंसेस, पेस्टिसाइड्स के ऊपर रिलायंस बढ़ रहा है, क्योंकि पेस्ट के क्लाइमेट चेंज के कारण पेस्ट के क्वांटिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, राइट। और इरिगेशन का नीड भी कहीं ना कहीं हमको बढ़ता दिख रहा है। टी प्राइसेस अगर डिक्लाइन हो रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, यस इसको डिक्लाइन होते हुए ऑब्जर्व किया गया। इनफैक्ट बोला जा रहा है 46% जो असम टी है ना वो जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए था उससे भी सस्ते में। मतलब सोचो आपको अगर 1000 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, 1000 रुपये से आपको तो बेनिफिट चाहिए, कुछ तो यार बेनिफिट हो, कुछ तो प्रॉफिट हो। बट अगर आपको 900 रुपये में बेचना पड़े वो तो आपका लॉस हुआ ना यार, है ना। तो ऐसा चैलेंज देखा जा रहा है। तो बताया जा रहा है क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। देखो सॉल्यूशन जो है ना वही बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के थ्रू सोचना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज है क्या उसमें हमें इमीडिएटली फोकस करना पड़ेगा ऑन डिमांड सप्लाई बैलेंस। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में हमको सोचनी पड़ेगी। ऑक्शन रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, दैट ऑक्शंस जो होता है ना चाय वाला, राइट, उसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जिससे क्या जो टी प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्राइस रियलाइजेशन फील हो सके, राइट। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेल्स ऑफर बेटर प्राइसेस एंड क्रेडिट टर्म्स डिसइंसेंटिवाइजिंग द ऑक्शन पार्टिसिपेशन। अब क्या होता है ना दैट ऑक्शन जब प्लेटफॉर्म है तो ऑक्शनिंग होना चाहिए ना, बट वहीं पर क्या होता है प्राइवेट सेल में ज़्यादा पैसे बहुत समय ऑफर कर दिए जाते हैं, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। कंसिडर अर्ली क्लोजर ऑफ नॉर्थ इंडियन फैक्ट्रीज टू रिड्यूस लो क्वालिटी टी सरप्लस। देखो अब क्या है ना दैट बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो क्या काम ही बिल्कुल नहीं कर रहे, मैंने उनका प्रोडक्शन भी गिर गया है एंड उनकी क्वालिटीज़ भी देर नॉट बेटर, तो उनसे उसको रैप अप कर दो ना, बंद कर दो ना। अब क्या है वो भी ज़बरदस्ती चला रहा है, तो वो क्या चाहेंगे अपना टी को सस्ते में बेचना। जैसे से फॉर एग्जांपल एक बिहार में मैं मान रहा हूँ एक टी इंडस्ट्री है, वो अपना टी क्वालिटी पुअर है, वो सोचेगा चल भाई जितना सस्ते में निकालो। आप सोचिए हमारा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो लोग तो सस्ता वाला ही चीज़ खरीदेंगे, राइट। सो दे विल नॉट प्रिफर टू गो विद फॉर द अ बिट ऑफ हायर प्राइस वाला चाय पत्ती जो कि आसाम में मिल रहा है, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी बिग इंसेंटिवाइजेशन जो क्या इन लोगों को फील हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट हमें नॉर्थ इंडिया में जो भी वैसे फैक्ट्रीज है जो क्या डिफंक्ट हो चुके हैं, क्यों ना बंद ही कर दो यार उसको, है ना, सही बोला ना, ओके। नहीं यही नहीं, FSSAI का भी कॉम्प्लायंस को हमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि FSSAI का कहा जा रहा है अगर कॉम्प्लायंस को स्ट्रिक्टली इंड्योर किया जा सके तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है टी का प्रोडक्शन वो बहुत हद तक बोला जा रहा है 5% तक रिड्यूस हो सकता है। और प्रोडक्शन अगर घट गया मतलब सप्लाई घट जाएगा, सप्लाई घट गया मतलब डिमांड बढ़ जाएगा। यही तो है लॉजिक हमारे इकोनॉमिक्स का, ठीक है। यही नहीं,
साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है दैट ऑक्शन जो सिस्टम जो है ना, ये FSSAI के अंडर और भी ज़्यादा हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और इन्हीं को इंश्योर करना पड़ेगा दैट इनके क्वालिटीज़ को भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सके, क्योंकि पीपल आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर गिविंग प्राइस फॉर द क्वालिटी। अब देखो ना, एक नॉर्मल चाय की टपरी भी चलती है, बट वहीं पर एक CCD भी चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि CCD में आपको एयर कंडीशन में एक वो चाय का कप में आपका नाम लिखा जाता है ना। तो ये सब हाई फाई फैक्टर्स कुछ अगर इंक्लूड करें तो अनडाउटेडली मतलब हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा, मार्केटिंग में फोकस करना पड़ेगा। इफ़ मार्केटिंग इज फोकस्ड अपॉन देन ऑफ कोर्स हम लोग इसको ज़्यादा दामों में भी बेच के कमा सकते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, असम ट्रिब्यून का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर्वे ऑफ इंडिजीनियस मुस्लिम्स के बारे में। जी हाँ, Survey on Indigenous Muslim in Assam focuses on historical narrative and present challenges. This was there in Assam Tribune, that is why we are discussing. So let's talk about the historical background. Now, Islam अगर देख लीजिएगा इंडिया में स्प्रेड कैसे हुआ था, ट्रेड के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, राइट। यही तो ट्रेड करने आए थे, अचानक से यहाँ पे वो लोग बस गए, राइट। यही नहीं, असम में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की हम बात करें तो अनडाउटेडली एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टेट के रेसिडेंट्स जो है दे आर मुस्लिम्स, अराउंड 34.22% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। दैट वाज, दिस इज द फिगर व्हिच वाज गिवन इन दैट आर्टिकल, राइट। नाउ अब चलो, ये तो खैर these are the facts, right? Now let's talk about the survey that the indigenous Muslims के ऊपर जो किया जाएगा। क्यों, why we are doing this survey on the very first go? Because there are majority of Muslims are seen that उनके living conditions क्या है। अब बहुत समय वो लोग बोलते हैं that हम लोग disparities face कर रहे हैं, right, as compared to the बांग्लादेशी जो यहाँ से आया हुआ, right? So what is the disparity that they are facing? तो ये अगर सर्वे किया जाएगा तो बहुत हद तक इन disparities को डिकोड किया जा सकता है। इसके थ्रू पॉलिसीज़ को सजेस्ट किया जाएगा, इंटरवेंशंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सोचो कोई एक पर्टिकुलर एक्स रीजन है, राइट। अब इस रीजन में अगर द कंडीशंस ऑफ इंडिजिनस मुस्लिम्स आर पुअर, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसी रीजन के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया जा सकता है, राइट। और इस स्कीम को फर्दर बोला जा सकता है दैट यस, यहाँ के जो महिलाएं हैं उनको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर यहाँ के बच्चों को जो है उनको हायर स्टडीज़ में कुछ गवर्नमेंट कुछ फंडिंग दे देगी, इस टाइप से, राइट। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास डेटा रहेगा। और डेटा कब आएगा, जब हम सर्वे करेंगे। सो दैट इज़ वाई ये सर्वे किया जा रहा है और इसका इंपॉर्टेंस बतलाया जा रहा है दैट व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो कि असम में इंडिजिनस मुस्लिम्स के ऊपर किया जाएगा। सबसे पहला है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। दैट इज़, अगर हमारे पास डेटा रहेगा, राइट, तो पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर इंसाइट्स हमें मिलेगा। यही नहीं, इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा वेरियस हाउस होल्ड इनकम्स का, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर कितना है, हर एक चीज़, अगर छोटा छोटा एक्सपेंडिचर भी पता चले ना, तभी भी गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलेगा इन मेकिंग बिगर पॉलिसीज़। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट के ऊपर अगर इम्पैक्ट देख लीजिएगा, इससे अनडाउटेडली लिविंग स्टैंडर्ड्स तो उनका फ्यूचर में इंप्रूव होगा ही, बट साथ ही साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट भी एड्रेस किया जाएगा। यही नहीं, जो भी सोसाइटल चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, जिससे वो लोग बोल रहे हैं ना दैट हम लोग वी आर नॉट इंक्लूडेड इन अ सोसाइटी, नो, the policy measures will be taken in order to make sure that they are included in our society in a much inclusive and a better manner, right? So government के initiatives and policy measures की अगर बात करें, yes, undoubtedly सबसे पहला तो यही initiative है that they have been recognized, yes. So first point is recognition of indigenous Muslim communities. गवर्नमेंट ने उनको एक्नॉलेज किया है, रिकॉग्नाइज किया है, और उनका सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट करने से ऑफ कोर्स उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट तो होगा ही, बट साथ ही साथ पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी होगा। यही नहीं, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड किए गए, जिससे गैप्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको ब्रिज किया जा सके, राइट। जिससे जैसे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट, जैसे एम्पावरमेंट किया जा सके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं एंड जाएंगे फ्यूचर में, जिससे क्या उनको इम्प्रूव किया जा सके। जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूँ, रिसेंटली आपने ये भी एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं दैट अभी जो भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, राइट, दैट इज़ 18 ईयर्स से पहले जो मैरिज हो जाता है, तो उसमें
गवर्नमेंट ऑफ असम इज टेकिंग वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट इस टाइप की एक्टिविटीज़ एटलीस्ट असम में तो ना हो, क्योंकि ऑन द फ्लोर, आई रिमेंबर ऑन द फ्लोर हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने क्लियरली बोला था दैट जब तक मैं जिंदा हूँ असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा, राइट? सो व्हाट इज दिस? This is ultimately uplifting the situation of the persons, of the women children, of the जिनका जल्दी से शादी हो जाता है, right? So that is what is being said here. Now अनडाउटेडली इस आर्टिकल में बोला गया था दैट हम लोग को एक टाइमली एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, दैट इज हमें एक प्रॉम्प्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, टाइमली इवैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा पॉलिसीज़ को, जिससे एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके सोसाइटी में। क्योंकि जब तक इस पॉलिसीज़ को अगर ये डेटाज आ जाए उसके बेसिस पे अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा, सो इट विल बी मच क्रिस्पर इम्प्लीमेंटेशन, राइट, मच टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन, जिससे जो भी इंडिजिनस मुस्लिम्स है उनका जो अपलिफ्टमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके एट ऑल द लेवल, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।